हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम पेपर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, जो आपके पेपर 1 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और हर साइकिल में 1-2 शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग से। लेवल्स ऑफ टीचिंग को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि टीचिंग क्या है, यानी कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो शिक्षण का अर्थ ये हो गया कि किसी दूसरे को कुछ सिखाने की प्रक्रिया, उसके ज्ञान कौशल में अभिवृद्धि करने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षण कहलाती है। और ये क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे औपचारिक रूप से अगर आप देखेंगे तो प्री प्राइमरी स्टेज से लेकर फिर हायर एजुकेशन तक आपकी टीचिंग चलती रहती है, लेकिन अगर हम अनौपचारिक रूप से देखें तो आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं किसी न किसी से। तो टीचिंग हो गया ये। फिर हम देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो जो टीचिंग की प्रक्रिया है उसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें जो मेमोरी लेवल है ये सबसे लेस थॉटफुल है और सबसे निचला स्तर है ये मेमोरी लेवल। फिर ये हायरार्की बढ़ती जाती है और ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये मोस्ट थॉटफुल लेवल है टीचिंग का। अब हम एक एक करके इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग में एक एक लेवल को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है इसके प्रतिपादक हर्बर्ट हैं। इसमें क्या होता है, फैक्ट के रिवीजन पर जोर दिया जाता है। इसमें फैक्ट रटाया जाता है बच्चों को, और वो जो फैक्ट याद करते हैं उनको वो फिर से प्रेजेंट कर पाएँ, इस तरह उनको उनके दिमाग में उन तथ्यों को बैठाया जाता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, टीचर मेन रोल में होता है, बच्चा जो होता है वो पैसिव होता है। अब हम इसके टीचिंग मॉडल को अगर हम समझ लेते हैं कि जो हर्बर्ट ने टीचिंग मॉडल दिया है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले है फोकस, या फिर उद्देश्य क्या है उसका, सिंटैक्स यानी संरचना कैसी है, सोशल सिस्टम सामाजिक प्रणाली और सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं उद्देश्य को या केंद्र बिंदु को, कि इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मेमोरी लेवल पर टीचिंग होती है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें जो मेन उद्देश्य होता है फैक्ट्स का ज्ञान देना उनको, बच्चों को। सबसे पहले जो भी उनके सिलेबस में है इंक्लूड, उसमें जो जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनको उन्हें बताना, उनको ज्ञान देना उसका, फैक्ट्स का। फिर जो ज्ञान आपने दिया है उसको याद करवाना, मेमोराइज करवाना, कि जो भी फैक्ट है वो उनको याद कर पाएँ। और जो भी उन्होंने फैक्ट याद किया है उसको वो दोबारा से जब पूछा जाए उनसे तो उसे बता पाएँ, ये इसका फोकस हो गया। अब हम सिंटैक्स देखते हैं कि इसकी जो संरचना है वो क्या क्या है। तो इस प्रतिमान जो ये टीचिंग लेवल है इसके प्रवर्तक जो हैं वो हर्बर्ट हैं। इन्होंने जो टीचिंग मॉडल दिया है इसमें जो जो 5 सोपान दिए हुए हैं। सबसे पहले आप सिंटैक्स में देखेंगे प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड ऑब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे सार्थक विचार होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो छात्रों के मन में टीचर लाता है, उन तथ्यों का वो अनुभव प्रदान करता है ताकि जो छात्र हैं वो उनको याद कर पाएँ। और इसके लिए क्या होता है, टीचर को पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब टीचिंग आप देते थे तो आपको कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते थे। प्रस्तावना प्रश्न ऐसे होते थे जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होते थे। तो आप एक लिंक बनाते थे, उनके पूर्व ज्ञान को आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे जोड़ते थे। तो ऐसे ही प्रिपरेशन में क्या हो गया कि उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको ऐसे फैक्ट्स बताए जाते हैं, उनके मन में ऐसे विचार लाए जाते हैं जिससे वो उन तथ्यों को याद कर सके। फिर प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, इसमें अध्यापक मेन रोल में होता है और जो छात्र होता है उसकी भूमिका जो होती है वो गौण होती है। इसमें जो टीचर होता है वो अपने तरीके से कुछ भी नॉलेज देता है, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और प्रेरणा देता है। छात्र का कार्य क्या होता है, वो सिर्फ टीचर ने जो भी फैक्ट उसको बताए हैं वो उनको याद कर लेता है। ये स्टूडेंट का रोल हो गया। प्रेजेंटेशन में इसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है कि जो टीचर का वर्क हो वो एक निश्चित हो, जो टॉपिक वो पढ़ाने जा रहा है उसका स्वरूप निश्चित हो, जिससे वो अच्छे से अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर पाए। अब जो तीसरा इसमें सोपान है वो क्या है, कंपैरिजन एंड ऑब्स्ट्रैक्शन, तुलना करना। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के पश्चात
छात्र जो होते हैं वो जो नया उनको ज्ञान सिखाया गया है और जो तथ्य उनके पास पहले से हैं उनकी वो तुलना करते हैं आपस में और उनके बीच एक लिंक बनाते हैं कि अच्छा इससे इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये कंपैरिजन और ऑब्स्ट्रैक्शन हो गया। फिर वो जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण में क्या होता है, उन तथ्यों को वो समझते हैं और उनकी विवेचना करते हैं, इसके आधार पर वो अपना कोई निष्कर्ष या सिद्धांत निकाल सकते हैं। ये सामान्यीकरण हो गया कि जो भी फैक्ट उनको नया बताया गया पहले तो प्रेजेंट करेगा टीचर, फिर जो भी फैक्ट उनके सामने प्रेजेंट किया गया है उसकी वो तुलना करेंगे जो उनको पहले से पता है। उसकी तुलना करने के बाद फिर वो एक उनके बीच में एक संबंध स्थापित करेंगे और उसके बाद वो उनकी विवेचना करके समझ के उसको और एक निष्कर्ष निकालते हैं। ये सामान्यीकरण की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट ने सीखा है, जो भी नई कोई थियरी सीखी है, नया उनका जो नॉलेज है उनका प्रयोग वो समस्याओं के समाधान में करते हैं। इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं या एप्लीकेशन कहते हैं। अब ये इनका पूरा सिंटैक्स हो गया, संरचना हो गई हर्बर्ट के टीचिंग मॉडल की जो उन्होंने मेमोरी लेवल में दी थी। अब इसमें सोशल सिस्टम में हम समझ लेते हैं कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें सोशल सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये जो शिक्षण स्तर है इसमें छात्र और शिक्षक दोनों इस सिस्टम के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो टीचर होता है वो मेन रोल में होता है, बच्चा जो होता है वो पैसिव रोल में होता है। टीचर की भूमिका जो होती है वो मेन होती है। उनका व्यवहार जो होता है वो अधिकारपूर्ण होता है, वो अधिक क्रियाशील होते हैं। कोई भी पाठ्य वस्तु है तो टीचर उनके सामने प्रस्तुत करता है, उनको समझाता है, उनको अभिप्रेरित करता है और छात्र जो होते हैं वो श्रोता की भूमिका में होते हैं। शिक्षक को क्या मानते हैं, वो अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। ये जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है इसमें जो मोटिवेशन होता है वो बाह्य स्तर पर होता है। वो जो टीचर होता है वो मोटिवेट करता है बच्चों को, जैसे पुरस्कार, दंड, इन सब से वो मोटिवेट करता है बच्चों को। तो इनकी अपनी इच्छा या रुचि नहीं होती। इसमें आप याद रखिएगा कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है इसमें जो मोटिवेशन होता है, जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनको ये होता है कि अच्छा मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा तो मुझे वेरी गुड मिलेगा, स्माइली मिलेगी, और अगर होमवर्क नहीं पूरा करूँगा तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये उनका जो मोटिवेशन है किसी भी कार्य को करने के लिए वो बाहरी मोटिवेशन, वो बाह्य मोटिवेशन है जो उनको उनके टीचर से मिल रहा है। उनका आंतरिक मोटिवेशन नहीं कि अच्छा मैं अगर इस काम को करूँगा तो मैं अपने मन से इस काम को कर रहा हूँ, मैं खुद से मोटिवेटेड हूँ। तो ये सोशल सिस्टम हो गया। अब हम इसकी सपोर्ट सिस्टम को देख लेते हैं। तो स्मृति स्तर का जो शिक्षण है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्मृति की सहायता से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। ठीक है। और इसमें विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी उनको पढ़ाया गया है, जो भी टॉपिक उनको बताया गया है वो फैक्ट को याद कर लें और जब भी आवश्यकता हो, जैसे जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी फैक्ट आपने उनको बताए हैं जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसका आंसर दे पाएँ। ये सपोर्ट सिस्टम में हो गया। जैसे अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो स्मृति स्तर के शिक्षण और बोध स्तर के शिक्षण और चिंतन स्तर के शिक्षण को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अगर आपको सिर्फ इतना बताया गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, आपको बताया गया कि 1857 में, ये डेट आपने याद कर ली। ये क्या हो गया, ये मेमोरी लेवल हो गया कि आपको डेट याद होगी। फिर जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था तो आप बताएंगे 1857 में। फिर जब हम बोध स्तर पे आते हैं तो बताया जाता है कि अच्छा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था, क्या क्या परिस्थितियां बनी थी। तो फिर आप देखते हैं कि उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेट किया था। ये आपका बोध स्तर का हो गया कि आप समझते हैं कि वो उस समय क्या परिस्थितियां थी, जिससे उसके तात्कालिक कारण क्या थे, पहले से क्या क्या कारण निर्मित हो रहे थे जो इकट्ठे हुए तब वो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो ये आपका बोध स्तर हो गया। फिर जब आप चिंतन स्तर पे आते हैं तब आप ये समझते हैं कि अच्छा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था क्या उसमें
राष्ट्र या देश जैसा कोई तत्व शामिल था, कि मतलब ऐसा था कि उसमें ऐसी कोई संकल्पना थी कि राष्ट्र क्या है, देश क्या है, या ऐसा था कि जो अपने अपने रियासत के राजा थे वो अपने अपने राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए वो युद्ध लड़ रहे थे। तो ये क्या हो गया, आप एक क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया। तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं स्मृति स्तर के शिक्षण में क्या क्या टीचिंग मेथड यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो लेक्चर मेथड यूज किया जाता है। बच्चों को सबसे आपने देखा होगा कि उनको व्याख्यान विधि द्वारा उनको सिखाया जाता है। डिडक्टिव मेथड का यूज किया जाता है और सिंथेटिक मेथड का यूज किया जाता है। अब हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। तो देखिए, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनको आलोचनात्मक चिंतन या फिर बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग वो नहीं कर पाते हैं। वो उनका जो कैपेसिटी है वो ऐसा होता है कि अच्छा वो कुछ मेमोराइज कर पाएँ। तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है। और आपने देखा होगा कि कुछ आपके जो करिकुलम है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी ही पड़ती हैं। जैसे कोई डेट है तो वो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, हायर एजुकेशन में बहुत सारे डेट्स पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो डेट आपको याद करनी ही पड़ेगी। जब तक आप डेट नहीं याद करेंगे तो आपके ऑप्शन कैसे सही होंगे। तो ये जैसे कोई मैथ का फार्मूला हो गया या कोई केमिस्ट्री का फार्मूला हो गया, तो ये कोई हिस्ट्रिकल होगी डेट्स वगैरह, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। तो स्मृति स्तर का शिक्षण यहाँ उपयोगी है। और जो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है ये जो आगे के लेवल होते हैं उनके लिए क्या होता है, एक बेस देता है, उनको एक आधार प्रदान करता है, जिससे वो धीरे धीरे पहले वो फैक्ट याद करते हैं, फिर उसको समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तो और क्या क्या इसमें हो सकता था। इन सब चीज़ों को वो समझने लगते हैं। धीरे धीरे आलोचनात्मक चिंतन की शैली उनमें विकसित हो जाती है, आलोचनात्मक चिंतन उनके अंदर आ जाता है। तो उसके लिए ये क्या करता है, एक बेस देता है स्मृति स्तर का शिक्षण। और इसमें शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र होता है। अब अगर हम इसके कुछ डिमेरिट्स को देखें तो सबसे पहला डिमेरिट्स तो ये है कि इसमें रेक्टिफिकेशन पर फोकस किया जाता है। इसमें सिर्फ फैक्ट मेमोराइज कर लिया जाता है, समझने पर फोकस नहीं किया जाता है। स्टूडेंट जो है वो पैसिव रोल में है और पूरी जिम्मेदारी जो होती है टीचिंग की वो टीचर पे आ जाती है। छात्र जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्यभार बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि इसमें अनुशासनहीनता आ जाती है, क्योंकि जब तक बच्चे सक्रिय नहीं रहेंगे उस टीचिंग में तब तक वो पैसिव रोल में अगर रहेंगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये इनके डिमेरिट्स हो गए। अब हम दूसरे लेवल पे चलते हैं जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। स्मृति स्तर के शिक्षण में आपने देखा कि टीचर जो है वो मेन रोल में है। की पॉइंट्स अगर हम इसके देखें, टीचर मेन रोल में है, बच्चा जो है वो पैसिव है। मेमोराइज करने पर, फैक्ट्स पर जोर दिया जाता है बच्चों के, और जो भी उन्होंने याद किया है उसको दोबारा पूछने पर वो बता सकें। फिर दूसरा लेवल जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, ये मॉरिसन ने दिया है। और ये स्मृति स्तर के शिक्षण की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा थॉटफुल है ये स्मृति स्तर से। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या शामिल किया गया है। तो सबसे पहले उनको जो फैक्ट बताए जाएं उसका बोध हो और वो अर्थ को समझ पाएँ। जैसे अभी तक क्या था कि वो फैक्ट को सिर्फ मेमोराइज कर पा रहे थे, लेकिन इस लेवल में क्या किया जाता है कि जो भी फैक्ट आप उनके सामने रखें उसके अर्थ को समझ पाएँ वो, और उसको उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उससे वो परिचित हो पाए। तो इसमें क्या होता है कि याद करने के साथ साथ वो जो भी आपने उनको जो भी उनका टॉपिक होता है उसको वो समझने लगते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में उनमें रिलेशनशिप्स देखने लगते हैं वो, जो भी फैक्ट उनको बताए जाते हैं। अब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें मॉरिसन ने अपनी टीचिंग मॉडल दिया है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जो पॉइंट इंक्लूड है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। सिंटैक्स में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स को देखने से पहले हम देख लेते हैं फोकस को, कि उद्देश्य क्या है। इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है बच्चों को उसमें क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है इसका उद्देश्य क्या होता है कि उनको जो भी फैक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक उनको पढ़ाया जा रहा है उसमें वो पूरी तरह से पारंगत हो जाएं,
उनको फैक्ट सिर्फ रटना ना हो बल्कि उसको वो समझ पाएँ और समझ के फिर वो उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके फिर वो जो बहुत सारे तथ्य दिए हुए हैं उनमें आपस में वो रिलेशनशिप्स बना पाएँ और उनके व्यक्तित्व के विकास पर भी जोर दिया जाता है। अब इन्होंने जो अपना शिक्षण प्रतिमान दिया है उसको 5 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, व्यवस्था और वर्णन। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लोरेशन को, अन्वेषण को। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 3 क्रियाएं शामिल हैं। उनके पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उनको क्या नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज उनकी क्या है, उसको चेक करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं टीचर के द्वारा। फिर जो टीचर है वो उस पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करता है और जो भी फैक्ट्स हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और वो निश्चित करता है जो टीचर है कि तीसरा पॉइंट जो है कि टीचर ये डिसाइड करता है कि जो भी नई पाठ्य वस्तु है उसके जो भी यूनिट्स हैं उनको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सप्लोरेशन हो गया। दूसरा क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रेजेंटेशन में जो टीचर है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। जो नई पाठ्य वस्तु है उनको वो छोटे छोटे यूनिट्स में प्रेजेंट करता है, जिससे क्या हो कि एक साथ अगर आप बच्चों को सारी चीज़ें पढ़ा देंगे तो वो उनको अच्छे से याद नहीं होगी। इसके लिए क्या होता है, जो भी आपने सिलेबस देखा होगा उसमें पहले यूनिट्स में तोड़ा जाता है, फिर चैप्टर में डिवाइड किया जाता है और फिर एक एक टॉपिक दिया जाता है। तो एक बार में एक टॉपिक टीचर बच्चों को समझाता है और जो टीचर होता है उसका ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी वो पाठ्य वस्तु, जो भी इकाइयाँ उनकी बना रहा है, पाठ्य वस्तु की जो भी यूनिट है उनको जब वो अरेंज कर रहा है तो वो ऐसे करे कि उनमें एक संबंध स्थापित हो छात्रों के साथ और एक क्रम बना रहे, क्योंकि जब क्रम से होता है तो उनको याद करने में, उनको समझने में और संबंध बनाने में कि एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट से क्या लिंक है, ये आसानी होती है बच्चों को। फिर आता है आत्मसातीकरण। जब प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो तीसरा जो पॉइंट है वो आत्मसातीकरण का है। इसमें जो होता है, इसका आत्मसातीकरण का लक्ष्य क्या है कि पाठ्य वस्तु जो पढ़ाया गया उसकी गहनता पर जोर दिया जाता है कि जो भी उन्हें पढ़ाया गया है वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए जो छात्र हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं इस लेवल में। इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार वो स्टडी करते हैं, प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी में ये अधिक समय बिताते हैं। उनको आत्मसातीकरण के लिए कुछ होमवर्क दिया जाता है जो भी टॉपिक उन्हें पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड, जिससे वो जो भी उन्हें बताया गया है उसको वो अच्छे से समझ पाएँ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है आत्मसातीकरण का, कि छात्र जो है वो सामान्यीकरण का अवसर दे पाएँ, जिससे जो भी उनको विषय वस्तु पढ़ाई गई है उस पर वो मास्टरी हासिल कर पाएँ। अब आत्मसातीकरण के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन या व्यवस्था। अब हमने देखा कि एसिमिलेशन के पश्चात आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो पाठ्य वस्तु को अपनी भाषा में लिखित रूप से प्रस्तुत करने लगता है। इस पर जोर दिया जाता है कि आत्मसातीकरण में उसने जो भी उसको कॉन्सेप्ट बताए गए उसको अपने आप से समझने के लिए उसने लाइब्रेरी में कई सारी पुस्तकें पढ़ी, प्रयोगशाला में वर्क किया, उसको होमवर्क दिया गया। उसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन पीरियड होता है उसमें बच्चा जो भी पाठ्यवस्तु उसको पढ़ाया गया है वो लिखित रूप से बिना किसी की सहायता से प्रस्तुत करता है। तो उसमें ये उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो जो भी उसे बताया गया है, जो भी उसने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको वो लिखित रूप में प्रस्तुत कर पा रहा है या नहीं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर लास्ट में जो है वो है रेसिटेशन। रेसिटेशन या वर्णन में क्या होता है, इसमें जो छात्र होता है वो अपने पाठ्यवस्तु को मौखिक रूप से शिक्षक और अपने जो पीयर ग्रुप है उनके सामने प्रस्तुत करता है। जो भी उसने सीखा है पाठ्यवस्तु उसका एक समरी के रूप में वो अपने शिक्षकों और अपने पीयर्स क्लासरूम में प्रेजेंट करता है। कई बार ये क्या होता है मौखिक के स्थान पर ये लिखित रूप में भी